ये सुनते ही आशना के पैरों तले जमीन खिसक गई। फौज में नाम लिखवा रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि वो सेना में भर्ती हो रहा है? कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के उसने फौज में भर्ती होना ज्यादा ठीक समझा। जो सपना उसने मुझे बताया था वो केवल सपना नहीं था जो उसके दिमाग में था, बल्कि उसका लक्ष्य था जिसे उसे एक दिन पूरा करना था। आशना के सोच के बादल फिर से उसके दिमाग में मंडराने लगे। आशना बहुत देर तक बस अपनी सोच की दुनिया में लिपटी रही और उसके बाद जब उसके सोच के बादल छट गए तो उसने अपनी कजरारी आंखों से गर्वित की ओर हल्की सी गर्दन घुमाते हुए देखा। गर्वित की बात सुनकर आशना के शब्द जो वो गर्वित को बोलना चाहती थी उसके शब्दकोश से नदारद हो गए थे। आशना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अब आशना की नजर गर्वित पर पड़ी। तब गर्वित ने अपने मुंह से सिगरेट के धुएं का खूबसूरत छल्ला निकाला था, जिसकी वजह से उसका चेहरा उस धुएं के छल्ले के पीछे छुप गया था। आशना ने गर्वित के चेहरे को या उसके हाव भाव को नहीं देखा, लेकिन उसके कानों में गर्वित की साफ, कोमल और मधुर आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं 5 साल के लिए चला जाऊंगा और कम से कम 5 साल तक जोधपुर नहीं आ पाऊंगा। 5 साल? वो 5 साल तक जोधपुर नहीं आएगा? इसका मतलब मैं 5 साल तक उसे नहीं देख पाऊंगी। आशना के मन में बेचैन कर देने वाले सवाल दोबारा उत्पन्न हुए। गर्वित को घूरते हुए आशना ने अपने कपड़ों को एकदम कस के पकड़ रखा था, लेकिन अपनी सांसें रोके और बिना कोई हरकत किए वो बस उसे एकटक घूरती रही, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कोई भी हरकत की तो उसके आंसू बाहर आ जाएंगे। गर्वित ने अपने चेहरे को दाईं तरफ घुमाते हुए लैंप पोस्ट को देखा, जो उससे ज्यादा दूर नहीं था, और उसे निहारता रहा, मानो जैसे आशना से वो और बहुत कुछ कहना चाहता हो। लेकिन अंत में पीछे मुड़ते हुए संडे को मिलते हैं कहते हुए वो जाने लगा। चलते चलते गर्वित ने मुंह में दबी सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए सांसों को लंबा खींचा और फिर सिगरेट को कूड़ेदान में फेंकते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। जब आशना गर्वित द्वारा कहे गए शब्द मैं 5 साल के लिए चला जाऊंगा से एक लंबा झटका खाने के बाद जब होश में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गर्वित उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। आशना मायूस होते हुए अपने कदमों को धीरे धीरे अपने अपार्टमेंट की तरफ लेकर जा रही थी और उसके मन में सिर्फ गर्वित की बातें ही चल रही थी। उस रात आशना को बिल्कुल नींद नहीं आई और करवट बदलते हुए उसने ऐसी ही कई रातें निकाली। कुछ दिनों तक आशना के मिश्रित हाव भाव देखने को मिले। वो खुश भी थी और दुखी भी। खुश इसीलिए थी क्योंकि वो आखिरकार गर्वित के साथ मूवी डेट पर जा रही थी, और दुखी इसीलिए थी क्योंकि गर्वित 5 सालों तक अब जोधपुर नहीं आने वाला था। उस समय आशना को हमेशा लगता था कि गर्वित के मन में भी उसको लेकर भावनाएं हैं, वरना वो उसे बिना एड्रेस पूछे अपनी बाइक के पीछे बिठाकर घर क्यों छोड़ता। वो माधुरी और उसके भाई शरद से उसके लिए क्यों लड़ता जब उन्होंने आशना से माफी मांगने के लिए कहा। उसने अपने गुस्सैल पिता से उस रात को आशना को क्यों बचाया। उसने अपने सपने के बारे में आशना को ही क्यों बताया। जोधपुर छोड़ने से पहले वो आशना के साथ डेट पर क्यों जाना चाहता है और उसने अपना नंबर उसे क्यों दिया। इन बातों के सहारे आशना प्यार का स्वेटर बुन चुकी थी। डेट वाले दिन मौसम खुशनुमा था। रह रहकर कभी बूंदाबूंदी तो कभी मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन आशना पहले की तरह सिनेमा हॉल गर्वित से घंटों पहले ही पहुंच चुकी थी और लंबे इंतजार के बाद भी गर्वित उस दिन भी नहीं आया था। चूंकि भारी बारिश हो रही थी, इसलिए आशना को फोन बूथ ढूंढने में 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा, और जब सिक्का डालते हुए उसने गर्वित को कॉल किया तो उसे सिर्फ ये जवाब मिला, जिस नंबर से आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो अस्तित्व में नहीं है। द नंबर यू हैड डायल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ये सुनकर आशना ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि जो नंबर गर्वित ने उसे दिया वो अस्तित्व में नहीं है। इसलिए वो बार बार उसी नंबर को मिलाती रही और कुछ देर बाद वो नंबर उसकी जुबान पर रट गया था, लेकिन सामने से उसे जवाब वही मिल रहा था, जिस नंबर से आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो अस्तित्व में नहीं है। उस दिन आशना काफी उदास हो गई थी। वो अपने दिमाग में उठ रहे ख्यालों को याद नहीं करना चाहती थी, जो चीख चीख कर
उसे बता रहे थे कि गर्वित ने लगातार दूसरी बार उसके साथ ऐसा किया है। आशना इस हद तक मायूस और उदास थी कि वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लगा कि वो नंबर जब भी चालू होगा तब अस्तित्व में आ जाएगा और उसकी बात गर्वित से हो जाएगी, और इसीलिए वो वही नंबर लगातार बार बार मिलाती रही। लेकिन आधी रात होने तक और पूरा शहर सो जाने के बाद भी वो नंबर अस्तित्व में शामिल नहीं हुआ। अपनी नासमझी वो समझ ही नहीं पा रही थी। बस उसके मन में गर्वित का भूत सवार हो चुका था। आखिरकार जब हजारों बार उसे वही कंप्यूटरीकृत महिला की आवाज में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ तो फोन रखते हुए आशना वहीं दहाड़ते हुए रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू इतनी जल्दी बहने लगे मानो जैसे उन्हें भी पता था कि उन्हें आज के दिन निकलना ही है। हालांकि आशना सपनों में बीते हुए यादों को संजो रही थी, लेकिन उस घटना की उदासीनता को नींद में भी महसूस करते हुए उसका रोना छलक उठा और वो जोर जोर से बाहर आने लगा। जब अचानक आशना को किसी ने जोरदार हिलाते हुए कहा, मिस मिस। कुछ पल बाद आशना ने नींद को त्यागते हुए अपनी आंखें खोली और सामने नौकर गोपाल को देखा जो परेशान मुद्रा में बिस्तर के पास खड़ा था। आशना को होश में आते देख नौकर ने चैन की सांस ली और कहा, मिस, आपने तो डरा ही दिया था। नीचे आपकी हल्की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैंने सोचा कि आप रोज तो इतनी जल्दी नहीं उठते, इसलिए ऊपर देखने आया तो देखा कि आप रो रहे हैं। ये सुनते हुए आशना ने पलक झपकाते हुए नौकर को शायद हाँ का इशारा किया और अपने हाथों से आंसुओं से भीगे चेहरे को साफ किया। आशना ने महसूस किया कि वो गर्वित के साथ पहली डेट की घटना से इस कदर उदास और टूट चुकी थी कि उसे सोचते हुए वर्तमान में भी उसके आंसू छलक पड़े। मिस, क्या आप कुछ सोचकर रो रहे थे? आप इतने उदास क्यों? नौकर ने गर्म पानी का गिलास देते हुए आशना से पूछा। आशना ने शुक्रिया कहते हुए उस गिलास को अपने हाथों में लिया और उसे तुरंत ही अपने होंठों से चिपकाते हुए आधा ग्लास कटकने के बाद कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक बुरा सपना था। ऐसा कौन सा सपना था मिस, जिसने आपको इतना डरा दिया? नौकर गोपाल की जिज्ञासा बढ़ते ही जा रही थी। आशना ने इस बार गोपाल को कोई जवाब नहीं दिया और अपनी गर्दन की अकड़न मिटाते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां सूरज का प्रकाश मेला लगाए बैठा था। और यह देखकर आशना को एहसास हुआ कि सुबह हो गई है। आशना ने गोपाल की तरफ देखा और कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, नीचे जाओ और कुछ अच्छा बनाओ, मैं तैयार होकर नीचे आ रही हूं। नौकर को आभास हुआ कि आशना उन यादों के बारे में या यूं कहे उस सपने के बारे में नहीं बताना चाहती, इसलिए बिना कुछ सवाल किए उसने वो ग्लास उठाया और कमरे से बाहर चला गया। नौकर के जाने के बाद आशना दोबारा अपनी बाहें फैलाए बिस्तर पर लेट गई और खिड़की से बाहर देखती रही। कुछ देर बाद वो उठी और चलते हुए सीधा वॉशरूम में दाखिल हुई। वॉशरूम की भीनी छोटी छोटी लाइट्स में आशना ने बड़े से आईने में अपने चेहरे को देखा। कल रात आशना ने अपना मेकअप नहीं निकाला था और वो इतना रोई थी, इस कारण उसका चेहरा विभिन्न रंगों की आकृतियों से घिर चुका था और जो कि काफी भयानक लग रहा था। आशना को मेकअप उतारने में काफी वक्त लगा और अपना मुंह धोने के बाद उसने अपने आंखों में आई मेकअप किया, जो संजना हमेशा अपने आंखों में करती आई थी। आई मेकअप करने के बाद आशना अपने कमरे से निकलते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आशना ने नौकर की आवाज सुनी तो उसने नौकर की तरफ नजर दौड़ाई, जो कि किसी से फोन पर बात कर रहा था। मिस संजना, हाँ, वो तो कब की उठ गई है और ठीक ही है, लेकिन जब मैं सुबह उनके कमरे में गया था तब वो काफी रो रही थी। क्यों? उन्होंने कहा कि कोई बुरा सपना देखा। इससे पहले कि नौकर अपना वाक्य पूरा करता, उसने देखा कि आशना सीढ़ियों से नीचे उतर रही है, तो उसने कॉल पर कहा, छोटे हुकुम, मिस संजना नीचे आ गई हैं, मैं अभी आपकी उनसे बात करवाता हूं। ये बोलते हुए नौकर ने सीधा फोन आशना के हाथों में थमा दिया। नौकर ने आशना को जरा सा भी संभालने या मना करने का मौका तक नहीं दिया। मिस संजना, छोटे हुकुम है, कॉल पर, नौकर ने संजना से कहा। संजना ने फोन उठाते हुए अपने कानों के पास रखा। इससे पहले कि आशना कुछ बोलती, उसे गर्वित की ठंडी, कठोर और निर्दयी आवाज सुनाई दी। कोई जरूरत नहीं है,
मैंने उसे कॉल नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम बस उससे इतना जाकर पूछ लो कि कल दवाइयों का और अस्पताल का कितना खर्च हुआ है। मैं मेरी सेक्रेटरी को बोल के सारा पैसा भिजवा दूंगा। मुझे उसका कोई एहसान नहीं चाहिए। क्या पता वो इस बात का फायदा उठाते हुए मुझे आगे परेशान करे। ऐसी गलती नहीं करनी है मुझे। आशना ने जब फोन उठाते हुए अपने कानों पर रखा था तो वो गर्वित को प्यार से ग्रीट करना चाहती थी, लेकिन जब उसने गर्वित के मुंह से वो सब बातें सुनी जो गर्वित ने आशना को नौकर समझते हुए बोली, तो अचानक आशना बोलते बोलते रुक गई और उसके बाद एकाएक मौन छा गया। जब कुछ सेकंड्स तक गर्वित को सामने से कोई आवाज नहीं आई तो वो समझ चुका था कि फोन किसके हाथ में है और दोबारा उसी कठोर और निर्दयी आवाज में कहा, तुमने सुन तो लिया ही होगा ना कि मैंने क्या कहा। तो अब क्या? कल का जो भी खर्चा हुआ है उसे गोपाल को बताने का कष्ट करे और उसे कहे कि बाद में मुझे बता दे। ये बोलने के बाद बिना किसी संकोच के गर्वित ने कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर फोन को उसी मुद्रा में पकड़े रहने के बाद आशना ने भी फोन रख दिया। ये देखते हुए कि आशना ने फोन रख दिया है, नौकर ने एक हल्की मुस्कान के साथ आशना को देखा और पूछा, मिस, छोटे हुक्म क्या बोले? ये पहली बार है जब उन्होंने ऐसे कॉल करके आपके बारे में पूछा है कि आप ठीक हैं या नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो आपकी बहुत फिक्र करते हैं। चलो नाश्ता करते हैं। आशना ने नौकर की बातों को भावहीन टोकते हुए कहा और सीधा भोजन कक्ष की तरफ बढ़ी। दरअसल जब आशना सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और जब उसने नौकर को उसकी तबीयत का वर्णन करते हुए सुना तो अंदर ही अंदर वो खुश हो गई थी। जैसे नौकर को लगा वैसे ही आशना को भी लगा कि गर्वित उसकी फिक्र करता है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस कल के अस्पताल का और दवाइयों का खर्चा देना चाहता है और उन दोनों के बीच लकीर खींचना चाहता है। ये शायद अतीत के सपनों के कारण था जो उसने हाल में ही देखे थे, लेकिन वो उनसे दूर भागते हुए भी नाश्ते के दौरान याद करने लगी। क्या हुआ होगा जब गर्वित दूसरी बार भी डेट पर नहीं आया? सोचने में वो आशना के सपने से काफी सरल था। चूंकि गर्वित जा चुका था इसलिए आशना ने 4 सालों तक उसे नहीं देखा और वो नहीं जानती थी कि गर्वित कहाँ है और कैसा है। आशना ने समय समय पर राजमहल के खूब चक्कर लगाए, लेकिन गलती से भी उसे गर्वित कभी नहीं दिखाई दिया। 4 साल बाद आशना ने गर्वित को तब देखा जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। आशना को प्रिया से पता चला और स्वाभाविक है, प्रिया को गौतम से पता चला था। गर्वित के पिता ने पहले उसकी मां की हत्या की थी और उसके बाद जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। आखिर गर्वित के पिता ने उसकी मां की हत्या क्यों की? क्या बचपन से ही दरिंदगी देखकर गर्वित भी अपने पिता जैसा बन गया था? क्या गर्वित की सूखी जिंदगी में आशना कोई रंग बिखेर पाएगी? क्या आशना और गर्वित फिर से डेट पे जाएंगे? क्या गर्वित के माता पिता की मृत्यु की वजह से ही उसने अपने सपने को छोड़ दिया था या कुछ और कारण थे? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान। जब वर्तमान में आंख खोलते हुए आशना ने पाया कि आंसुओं की बूंदों ने उसके चेहरे को भर रखा है, तब उसे एहसास हुआ कि वो जवानी के दिन से ही गर्वित के प्यार में बेशुमार हो चुकी थी। भले ही सपना ही सही, लेकिन वो दूसरी मुलाकात के लिए जितना गर्वित के लिए पागल थी उतना ही कुछ सालों पहले तक गर्वित से मिलने के लिए पागल होती थी। 4 सालों तक गर्वित को नहीं देखने का ग्रहण आखिरकार तब उतरा जब उसके पिता ने पहले गर्वित की मां की हत्या की और फिर खुद ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उस समय आशना कॉलेज में आ चुकी थी और जयपुर में एक मीटिंग में हिस्सा ले रही थी। जब आशना को पता चला कि गर्वित अंतिम संस्कार के लिए जोधपुर आया है तो उसे देखने के लिए रातों रात आशना जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हो गई। गर्वित का परिवार राजघराने से ताल्लुक रखता था, राज सिंधी परिवार। राज सिंधी जोधपुर में जाना पहचाना नाम था। गर्वित के दादा परदादा जोधपुर की हुकूमत को शासन के दौर में संभाल चुके थे, इसलिए उनके जोधपुर शहर में कई महल थे। काफी लंबा चौड़ा परिवार था और ज्यादातर परिवार के लोग बाहर विदेशों में रहते थे। गर्वित के परिवार का काफी बोलबाला था और वहीं दूसरी तरफ आशना एक साधारण लड़की जो मध्यम वर्ग परिवार में जन्मी थी। गरीब होने के कारण
और घर के हालत खस्ता होने की वजह से आशना को कभी अपने माता पिता से वो प्यार का सुख नहीं मिला था। आशना के परिवार का कोई नाम नहीं था और यही वजह थी जब गर्वित जोधपुर में अपने राजमहल आया तो आशना को घुसने नहीं दिया गया। पूरी 3 रात और 4 दिन आशना ने राजमहल के बाहर गर्वित की एक झलक पाने के इंतजार में बिताई थी। गर्वित की एक झलक उसे इतनी महंगी पड़ेगी उसने कभी सोचा नहीं था। अगली बार आशना ने गर्वित को 2 साल बाद देखा था। आशना को अपने कॉलेज के लेक्चरर के साथ एक चैरिटी पार्टी में भाग लेने का मौका मिला था। उस दिन गर्वित भी वहां है। ये सुनते ही आशना अचंभित हो उठी और जो मन के सवालों को होठों पर सजा के गर्वित से पूछने वाली थी वो अब होंठ और मन दोनों ही जगह से नदारद थे। गर्वित के पास खड़े आदमी ने आशना को शक की निगाहों से ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए गर्वित से कहा, मैं भी इन्हें नहीं जानता। गर्वित ने बिना कुछ बोले अपना मुंह हल्का नीचे करते हुए अपने हाथों से सिगरेट का आखिरी कश लंबी सांस भरते हुए लिया और फिर सांसों के साथ धुआं छोड़ते हुए उस सिगरेट को कूड़ेदान में फेंकते हुए उस आदमी से कहा, चलो अंदर चलते हैं। गर्वित अपने बाकी सभी साथियों के साथ शांत भाव से आशना के पास से गुजर गया। जब गर्वित आशना की आंखों से पूरा ओझल हो गया तो आशना ने एक बार फिर से नियंत्रण खो दिया, जैसे उसने पहले खोया था। वो अचानक तेज रफ्तार से पीछे मुड़ी और चिल्लाई, गर्वित। गर्वित और उसके साथी चलते चलते एकाएक रुक गए और गर्वित धीरे से पीछे मुड़ा और अपनी भौहों को इकट्ठा करते हुए ऐसे हाव भाव से आशना को देखने लगा जैसे मानो उसने पहले उसे कभी नहीं देखा हो। गर्वित बिना कुछ बोले जब एक अनजाने की तरह आशना को देख रहा था तो आशना ने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करते हुए अपने मुंह से चतुर आवाज में कुछ शब्द निकाले। गर्वित, क्या तुम मुझे नहीं जानते? गर्वित आशना को कुछ पल ऐसे ही एकटक निगाहों से देखे जा रहा था, मानो जैसे वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो आशना को जानता है या नहीं। करीब 2 मिनट तक घूर के देखने के बाद एक शांत और कठोर आवाज में गर्वित ने कहा, मुझे माफ करना मिस, मुझे नहीं लगता मैं आपको जानता हूं। ये बोलकर गर्वित ने अपने सर को नीचे झुकाते हुए खेद जताया और बिना किसी झिझक के वहां से चला गया। गर्वित के दोस्त काफी जिज्ञासावादी लगे। उनमें से एक आशना को देखता रहा और फिर गर्वित के पीछे पीछे चलता हुआ पूछने लगा, क्या तुम सच में उसे नहीं जानते? मुझे याद नहीं, गर्वित ने चलते चलते जवाब दिया। ओहो, सही है यार, वैसे भी तू इतना हैंडसम है ना जाने कितनी ही लड़कियों को लुभाया होगा तूने अपने चेहरे से। शायद वो लड़की भी तेरे इश्क में फंसी हुई मछली है। हंसते हुए गर्वित के दोस्त ने बात खत्म की। शायद गर्वित की आवाज अभी भी पहले ही की तरह कमसिन थे, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द आशना को लगभग रुला ही चुके थे। 6 सालों तक आशना ने जिस लड़की की तलाश की और जिसे हर दिन याद किया वो उसे जानता तक नहीं है। जिसके लिए आशना ने इतना इंतजार किया वो तो उसे कब का भूल चुका है। ऐसा लगा मानो आशना के शरीर का सारा खून अचानक जम सा गया है। गर्वित के इस बर्ताव ने आशना के दिल को कचोट के रख दिया था। उसकी आंखों में सिर्फ गर्वित था और उसके दिलो दिमाग में गर्वित की बातें घूम रही थी। आशना पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस दिमाग में गर्वित का बर्ताव छप गया था और कानों में बस पार्टी में बज रहा गाना, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमान मेरे जमी बन गए, सुनाई दे रहा था। आशना पूरी तरह से दोबारा उन दर्द भरी बीती यादों में खो गई। इसीलिए नौकर ने आशना के चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कई बार कहा, मिस मिस आप ठीक तो हैं? आशना जैसे ही उन यादों से बाहर वर्तमान में आई, उसने आंखों के बाहर टपकने का इंतजार कर रहे आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा और एक कोमल मुस्कुराहट के साथ नौकर को देखा। मिस, क्या आप और कुछ खाना चाहेंगी? नौकर ने मुस्कुराहट लौटाते हुए पूछा। नहीं, ये बोलते हुए आशना ने अपना सर हिलाया, फिर चम्मच को थाली में रखते हुए खड़ी हुई और जब उसे याद आया कि गर्वित ने थोड़ी देर पहले कॉल पर क्या बोला है
तो उसके हाथों में हल्की कपकपी सी उठी और उसने नौकर को एक नंबर बता दिया। नौकर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इससे पहले कि नौकर पूछता कि इस नंबर का क्या मतलब है, आशना ने बात जारी रखते हुए कहा, उन्हें कॉल करके बता देना। इससे पहले कि नौकर कुछ बोलता, आशना पीछे मुड़ी और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगी। चूंकि आशना चोटिल थी, इसलिए वो कोई भी शूट या सभा में शामिल नहीं हो सकती थी और सिर्फ आराम कर सकती थी। पिछले 2 रातों से आशना अच्छे से सो नहीं पाई थी। हादसे को 3-4 दिन बीत चुके थे। जो घाव हल्के गहरे थे वो ठीक हो रहे थे और धीरे धीरे दर्द भी कम हो रहा था। 7 दिन बाद आशना चिकित्सा निरीक्षण कराने अस्पताल गई। जब उसके जांघ का टांका पूरी तरह सूख चुका था, डॉक्टर ने जैसे ही उसके टांके को बाहर निकाला, आशना की जांघ पर एक उभरता हुआ बदसूरत निशान प्रकट हो गया। 7 दिन पहले माधव राज सिंधी के जन्मदिन पर आशना अपनी चचेरी बहन माधुरी के कारण माधव राज सिंधी के साथ जश्न नहीं मना पाई थी। जब संजना जोधपुर से निकली थी, तब उसने आशना को कहा था कि वह अपने रिश्ते को माधव राज सिंधी से हमेशा जोड़ के रखे और दूरियां नहीं आने दे। इसलिए आशना अस्पताल से सीधा बड़े राजमहल पहुंची। आशना ने माधव राज सिंधी को नहीं बताया था कि वो आ रही है, और जब आशना वहां पहुंची तो दोपहर के 12 बज रहे थे, लेकिन उन्होंने लंच खत्म कर दिया था। आशना को अचानक बड़े राजमहल में रात लंच करना अच्छा लगेगा। गर्वित के लिए खाना लेकर जाना, सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात गर्वित के लिए यही होगी जब वो अपने सामने आशना को देखेगा। लेकिन दादाजी कह रहे हैं कि गर्वित के लिए खाना फैक्ट्री लेकर जाओ और उसी के साथ खाओ, जो आशना के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ये तो वही बात हुई ना, आ बैल मुझे मार। माधव राज सिंधी की बात सुनकर आशना के पैरों तले जमीन खिसक गई और पूरे शरीर में हल्की कपकपी का एहसास हुआ। आशना के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था, इसलिए तुरंत उसके मुंह से बोल निकले, लगभग 1 तो बज ही गया है, शायद उन्होंने लंच कर ही लिया होगा। नहीं, मैं गर्वित की दिनचर्या की आदतों को जानता हूं। जब भी वो फैक्ट्री जाता है 1 बजे के बाद ही लंच करता है, और अगर तुम अभी निकली तो तुम्हारे पास फैक्ट्री पहुंचने में अच्छा खासा टाइम है। माधव राज सिंधी ने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आशना से कहा और दोबारा किचन की तरफ मुंह करते हुए आशना का फैसला तय करते हुए बोले, सुमित्रा, दोनों का लंच पैक कर दो, आशना खाना फैक्ट्री लेकर जा रही है। दादाजी, आशना अभी भी कुछ कहना चाहती थी जिससे वो दादाजी को ये सब करने से रोक सके, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, माधव राज सिंधी ने शक की निगाहों से देखते हुए संदिग्ध आवाज में पूछा, जब भी तुम आती हो सुमित्रा को लंच पैक करने के लिए बोलती हो और गर्वित के लिए लेकर जाती हो, तो आज क्या हो गया, क्यों नहीं लेकर जाना चाहती? ये सुनते ही आशना को ऐसा लगा मानो उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो और अपने होठों पर सजाए शब्दों को थूक के साथ गटक गई। आशना को पता चला कि संजना पहले भी ऐसा कर चुकी है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि माधव राज सिंधी ने अचानक उसे गर्वित के लिए लंच ले जाने के लिए कहा था। माधव राज सिंधी की नजरों में अपना भांडा फूटने के डर से आशना ने तुरंत एक बड़ी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर ओढ़ लिया और बात को पूरी तरह बदलते हुए बोली, नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि खाने के साथ अचार देना मत भूलिएगा, गर्वित को बहुत पसंद है ना। ये सुनते ही माधव राज सिंधी का गंभीर चेहरा शालीन हो उठा और उन्होंने सुमित्रा दाई से अचार पैक करने के लिए कहा और फिर अपने हाथों से फोन की तरफ इशारा करते हुए नौकर से कहा, गर्वित को कॉल करके बोल दो कि आज उसका खाना उसकी बीवी ला रही है। जी मालिक। ये कहते हुए नौकर के कदम फोन की तरफ बढ़े। आशना ने दादाजी से वादा तो कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो सच्ची में गर्वित के लिए खाना लेकर जाए। माधव राज सिंधी के संदेह से अभी भी आशना की धड़कनें शांत नहीं हुई थी कि अचानक गर्वित को कॉल करने की बात सुनकर आशना पसीना पसीना हो चुकी थी। अचानक उसकी रूह कांप उठी और चेहरे पर शिकन के भाव जागृत होते हुए आशना ने तुरंत टोकते हुए कहा, रुको। माधव राज सिंधी और नौकर दोनों ही रुक गए और पीछे मुड़ते हुए आशना को संदेह की नजरों से देखने लगे।
जब आशना को एहसास हुआ कि उसने पूरा रायता गिरा दिया तो 1 मिनट के लिए उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। लेकिन फिर दिमाग पर जोर डालते हुए आशना एक नए बहाने के साथ बोली, मैं खुद उन्हें बताऊंगी। ये बोलते हुए आशना ने अपना फोन निकाला और उसमें गर्वित के लिए कुछ मैसेज टाइप करने लगी। माधवराज सिंधी ने सोचा कि आशना इस मौके को गर्वित से बात करने के लिए उपयोग में लेना चाहती है, इसलिए उन्होंने नौकर को हाथ से इशारा करते हुए मना कर दिया। ये देखकर आशना ने राहत की सांस ली। उसने अपने फोन में मैसेज टाइप करने का दिखावा नाटक किया और थोड़ी देर बाद फोन को रख दिया, लेकिन असल में उसने गर्वित को कोई भी संदेश नहीं भेजा था। क्या होगा आगे? क्या आशना का भांडा फूट जाएगा या आशना ने माधवराज सिंधी को चकमा दे दिया है? क्या गर्वित अचानक बड़े राजमहल आ जाएगा या ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आशना गर्वित का खाना लेकर फैक्ट्री जाएगी? क्या दादाजी को 7 दिन पहले हुए हादसे के बारे में पता चल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान। चूंकि आशना 7 दिन पहले बीमार होने का नाटक करते हुए माधवराज सिंधी के जन्मदिन के जश्न से जल्दी निकल गई थी, इसलिए अस्पताल से सीधा वो बड़े राजमहल माधवराज सिंधी से मिलने पहुंची। लेकिन ये क्या, उसने तो यहां आकर एक नई मुसीबत मोल ले ली थी। गर्वित को खाना पहुंचाने और उसके साथ खाना खाने की मुसीबत। आशना बुरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। इसीलिए सबके सामने उसने अपने आप को ठंडा रखने और बुद्धि से काम लेना उचित समझा। लेकिन क्या वो गर्वित की फैक्ट्री जाएगी? क्या वो जानती भी है कि गर्वित इस समय है किधर? ये सारे सवाल उबलते हुए आ रहे हैं। आखिर अब आशना करेगी क्या? अपने हाथ में खाने के 2 लंच बॉक्स लेकर आशना ने शांतिपूर्वक अलविदा कहते हुए बड़े राजमहल से अपने कदमों को बाहर निकाला और अपनी कार की तरफ कूच करने लगी। कार में बैठने के बाद उसने अपना हाथ माधवराज सिंधी और सुमित्रा दाई को देखते हुए हिलाया और गाड़ी चलाते हुए बड़े राजमहल से बाहर निकल गई। बड़ा राजमहल हाईवे पर ही था, जहां गाड़ियों का जमघट लगा रहता था। 2 ट्रैफिक लाइट्स को पार करने के बाद आशना जानती थी कि वो बड़े राजमहल से काफी दूर आ गई है और उसकी कार को अब कोई नहीं देख सकता है। लेकिन आशना के दिल की बढ़ती धड़कनों ने उसे रिस्क ना लेने का हवाला दिया और आशना ने कार के रियर व्यू मिरर से देखा कि वो बड़े राजमहल से काफी दूर आ गई है। और जब आशना को वो देखकर शांति मिली तो आशना ने अपनी कार को आ रहे दूसरे मोड़ से मोड़ दिया, जो फैक्ट्री के बिल्कुल विपरीत था। आशना बड़े राजमहल खाना खाने या गर्वित के लिए खाना लेने नहीं गई थी। जो कुछ भी उसने कहा, किया या बोला वो सिर्फ माधवराज सिंधी को खुश रखने, उनके रिश्तों को बरकरार रखने और उनके साथ वक्त बिताने का माध्यम था। शुरुआत से अंत तक आशना के मन में गर्वित के लिए खाना ले जाने का ख्याल कभी नहीं आया था और उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो ऐसे ख्यालों को अपने मन और दिल में जगह दे। गर्वित का नाम सुनते ही उसकी रूह कांप उठती थी। अतीत में आशना का ओहदा गर्वित के मुकाबले कुछ भी नहीं था, इसलिए उन दोनों के बीच हमेशा इस बात को लेकर दूरियां रही और इस वजह से आशना कभी भी गर्वित की दुनिया में नहीं आ सकती थी। आशना बाहर खड़े होकर गर्वित को दूर से देखने के लिए मजबूर थी, लेकिन आज इस समय वर्तमान में आशना और गर्वित में किसी भी प्रकार की कोई असमानताएं नहीं है। अब तो आशना का ओहदा भी बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद गर्वित के दिल में आशना के लिए कोई जगह नहीं है। शायद एक गहरा प्यार और फूटी किस्मत, उन दोनों की कहानी को नाम देना सही रहेगा, क्योंकि आशना अकेली थी जिसने अपने दिल में अंतहीन प्यार पैदा किया था और उन दोनों का अलग होना तय था। अपने दुखों की बोरियां ढोते ढोते आशना थक चुकी थी। अपने दिल में उबल रहे दुखों को हटाते हुए आशना ने साइड में गाड़ी रोकी जहां कोई भी नहीं था और फिर पास ही रखे लंच बॉक्स को देखने लगी। कुछ ही पल में उसने उस डब्बे को खोला और अकेले ही कार में खाना खाने लगी। सुमित्रा दाई ने 2 लोगों के लिए खाना पैक करके दिया था, जिसे अकेले खत्म करना आशना के लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जितना हो रहा था उतना खाने की कोशिश कर रही थी वो। आशना तब तक नहीं रुकी जब तक डब्बा
पूरी तरह से साफ नहीं हो गया। आशना ने ड्राइवर सीट को पीछे किया और अपने पैरों को आराम देते हुए अपने एक हाथ को भरे हुए पीठ पर रखते हुए सीधा लेट गई। उसे हल्की हल्की सुस्ती चढ़ने लगी थी। उसके बाद उसने अपने आंखों पर काला चश्मा लगाया, हाथ में दोनों डब्बे लिए और पानी की 2 बोतलों के साथ कार से बाहर निकली। बाहर निकलते ही उसने सारा सामान नीचे रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए शरीर की अकड़न को मिटाया और फिर डिब्बे को पानी से धोकर टिश्यू पेपर से साफ करते हुए वापस से कार में आ गई। कार में अंदर घुसते ही आशना ने दरवाजा को लॉक किया और फिर अपने हैंडबैग से फोन निकाला। अभी तक सिर्फ 1 ही घंटा बीता था जब से वो बड़े राजमहल से निकली थी, इसलिए आशना ने सीट को पूरा फ्लैट किया। उसके बाद फोन में अलार्म लगाया और दोपहर के पावर नैप के लिए कमर कस ली। कार हाईवे पर ही रोड के एक तरफ पेड़ के पास खड़ी कर रखी थी और गाड़ियों का आवागमन जोरों शोरों से था, जिसकी वजह से आशना को गहरी नींद नहीं आई। वो तो बस आंखें बंद करके दिन में ही सपनों की दुनिया की सैर कर रही थी। और तभी अचानक अलार्म बज उठा। अलार्म बज गया मतलब बड़े राजमहल से निकले हुए आशना को 2.5 घंटे हो चुके हैं और ये काफी लंबा समय है। गर्वित के साथ खाना खाकर और फिर बड़े राजमहल पहुंचने के लिए आशना का दिल जोरों से धड़कने लगा। आशना अब साफ डब्बों के साथ बड़े राजमहल जा सकती थी और ये सोचते हुए आशना ने अपनी सीट सही की और गाड़ी चालू करने लगी। चूंकि आशना की गाड़ी रोड के एक तरफ घर के पास लगे बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी और जब गाड़ियां नहीं आती थी तो वहां काफी शांति हो जाती थी। अपने आंखों पर काला चश्मा लगाए आशना ने कार भगाई और जब उसकी कार घर के सामने कोने में मुड़ते हुए हाईवे के लिए निकली तो आशना से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी एक कार से आवाज सुनी जा सकती थी, गर्वित साहब। पीछे की सीट पर बैठा हुआ गर्वित अचानक रुका और अपनी नजरों को खिड़की से हटाते हुए कार के पास लगे रियर व्यू मिरर से अपने ड्राइवर लक्ष्मण को देखा, जो ड्राइवर सीट पर बैठा था। गर्वित ने कुछ नहीं कहा, बस अपने सिगरेट केस से सिगरेट निकाली और अपने मुंह में डालते हुए लक्ष्मण द्वारा दिए गए लाइटर से उसे जलमग्न किया। चूंकि गर्वित चेन स्मोकर था और कार में सिगरेट राजाओं के अंदाज में पीता था। सिगरेट को जलाते हुए गर्वित ने लाइटर को एक बाजू में फेंका और अपने शरीर को हल्का करते हुए सीट से और आरामदायक स्थिति में आते हुए खिड़की से हल्का नीचे आ गया और धुएं के छल्ले को एक एक करके अपने मुंह से निकालने लगा, मानो जैसे छल्ला निकालो प्रतियोगिता चल रही हो। गर्वित सिगरेट पीने में इतना मदहोश हो चुका था कि उसने खिड़की से बाहर देखना ही बंद कर दिया था। और दिखता भी क्या, अब वहां कुछ भी नहीं था। वो लाल BMW जो कुछ देर पहले तक सामने खड़ी थी वो अब जा चुकी थी। वैसे आशना की कार को देखने वाला पहला व्यक्ति गर्वित नहीं बल्कि उसका ड्राइवर लक्ष्मण था। कुछ दिन पहले जब गर्वित अपने दादाजी माधव राज सिंधी से मिलने और कुछ पेपर्स पर साइन करवाने बड़े राजमहल गया था तो पेपर्स वहीं छोड़ आया था और आज उन पेपर्स की जब जरूरत पड़ी तो वो लंच ब्रेक के समय लक्ष्मण के साथ बड़े राजमहल पहुंचा। जैसे ही गर्वित कार से उतरते हुए राजमहल के बैठक कक्ष में दाखिल हुआ, वैसे ही माधव राज सिंधी के चेहरे पर चौंका देने वाले भाव जागृत हुआ और वो गंभीर होते हुए बोले, संजना ने मैसेज किया था ना, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो आज तुम्हारा लंच लेकर फैक्ट्री आने वाली है? तो तुम यहां पर कैसे आ गए? ये सुनते ही गर्वित भी एकदम चौंक गया। कुछ पल सोचने के बाद गर्वित को याद आया कि उसने आशना का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है और शायद इसी वजह से उसे उसका कोई मैसेज नहीं मिला है। गर्वित पूरी स्थिति को समझ चुका था और अब उसे संयम से काम लेना था। गर्वित ने एक अच्छा बहाना बनाते हुए माधव राज सिंधी को झांसे में लिया और वो पेपर्स लेकर बड़े राजमहल से निकल गया। माधव राज सिंधी गर्वित की एक एक हरकत से वाकिफ थे, लेकिन भरोसा पूरा करते थे। चूंकि अब गर्वित को पता चल चुका था कि आशना खाना लेकर फैक्ट्री आने वाली है, इसलिए बड़े राजमहल से निकलते ही गर्वित ने अपने ड्राइवर लक्ष्मण को बोल दिया था कि फैक्ट्री वाले रास्ते के पहले मोड़ से मुड़ जाना, हम सीधा फैक्ट्री नहीं आएंगे। जैसा आदेश मिला ड्राइवर ने ठीक वैसा ही किया और अभी दूसरे रास्ते पर थोड़ी दूर पहुंचे थे कि तभी अचानक लक्ष्मण जोर से चिल्लाए, ये तो मिस संजना है।
गर्वित ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए खिड़की से बाहर झांक कर देखा। जैसा कि लक्ष्मण ने कहा, संजना की कार रोड के एक तरफ बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। गर्वित ने नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन जब वो अपनी नजरें आशना की कार से हटा रहा था तो उसे आशना बैठी हुई कुछ खाते हुए दिखी। उस वक्त गर्वित ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और अपने ड्राइवर लक्ष्मण से कहा, गाड़ी रोक दो। चूंकि गर्वित की गाड़ी रोड पर दौड़ रही थी और आशना की कार से थोड़ा आगे निकल चुकी थी, इसलिए लक्ष्मण ने गाड़ी को हल्का पीछे की तरफ लिया, जिससे गर्वित की नजर आशना पर टिकी रह सके। जब गर्वित की गाड़ी अपनी ठिकाने जगह पर ठीक तरह से लग गई तो गर्वित ने अपना सिगरेट किस निकालते हुए सिगरेट के छल्लों का अंबार लगाते हुए 2 घंटे तक आशना को घूरता रहा। दादाजी ने तो कहा था कि वो मेरे लिए खाना लेकर फैक्ट्री आने वाली है, तो फिर उसने अकेले कार में खाना क्यों खाया और उसके बाद डब्बा क्यों धोया? वो खाना खाने के बाद कार में ही क्यों सो गई? वो ये सब करने के बाद सीधा निकल भी तो सकती थी। लक्ष्मण ने दोबारा गर्वित को आवाज लगाई। उन सभी बातों से परे हटते हुए गर्वित को एहसास हुआ कि बहुत देर हो गई है। गर्वित ने अपनी पलकों को झपकाया और दिमाग में दौड़ रहे सवालों को शांत करते हुए एक लंबी सांस लेते हुए सिगरेट का कश जोर से खींचा और अपनी नजरों को उस जगह दौड़ाया जहां आशना थोड़ी देर पहले तक मौजूद थी, लेकिन अब वो निकल चुकी थी। वो बड़े राजमहल के लिए निकली है। वो खाने का डब्बा राजमहल का था, तो क्या वो उसे लौटाने जा रही है? गर्वित की पैनी नजर के साथ साथ अब उसकी अक्ल भी पैनी होती जा रही थी। गर्वित ने उस सिगरेट को एक बार फिर लंबा सांस लेते हुए खींचा और बाहर फेंकते हुए लक्ष्मण को आदेश दिया, गाड़ी घुमाओ बड़े राजमहल की तरफ। क्या वो अभी थोड़ी देर पहले ही बड़े राजमहल से नहीं आ रहे हैं? तो गर्वित को दोबारा वहां क्यों जाना है? लक्ष्मण ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कार के साइड में लगे रियर व्यू मिरर से गर्वित की ओर देखा। गर्वित के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कोई नहीं सोच सकता था कि आखिर इस खूबसूरत चेहरे के पीछे वो सोच क्या रहा है। जैसे ही उनकी कार बड़े राजमहल के लॉन से होते हुए आगे बढ़ी, लक्ष्मण की नजर संजना की लाल BMW पर गई और वो चिल्लाने वाला था कि क्या संयोग है, तभी अचानक उसे कुछ याद आया और उसने अपने होंठों पर आए शब्दों को थूक दिया। जब गर्वित साहब ने मिस संजना की कार देखी तो मुझे हाईवे पर रोकने को कहा, और जब मिस संजना वहां से निकली तो मुझे वापस बड़े राजमहल चलने के लिए कहा। शायद गर्वित साहब ने अंदाजा लगाया होगा कि मिस संजना इधर ही आएंगी, लेकिन हमेशा से तो वो ये कहते आए कि वो मिस संजना से नफरत करते हैं। लक्ष्मण जितना ज्यादा अनुमान लगा रहा था, उतनी ही उलझन के बवंडर में उलझता जा रहा था। जैसे ही लक्ष्मण ने पार्किंग में कार रोकी, वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और चुपके से रियर व्यू मिरर से गर्वित को देखने लगा। गर्वित ने लक्ष्मण को अपने हाथ से इशारा करते हुए वहीं कार में बैठे रहने का हुक्म दिया और अपने मुंह से सिगरेट निकालकर उसे अपने पैरों के नीचे रौंद कर कार का दरवाजा बंद करते हुए आगे बढ़ा। गर्वित के कदम बहुत तेजी से बड़े राजमहल के अंदर बढ़ने लगे थे। जैसे ही गर्वित बैठक कक्ष की तरफ बढ़ा, तभी अचानक उसके कदम कुछ सुनते हुए रुक गए। उसने खा लिया। सुमित्रा दाई ने उसकी पसंद का जो भी बनाया था वो सब खा लिया उसने चुपचाप। मैं तो वहां पर और रुकना चाहती थी, लेकिन गर्वित की कोई जरूरी मीटिंग आ गई थी। अगर मैं वहां रुकती तो उसका सारा ध्यान मुझ पर ही रहता, इसलिए मैं चली आई। संजना के मुंह से ये बात सुनकर गर्वित, जो कुछ देर पहले कई सारे सवालों को अपने दिमाग में इधर से उधर घुमा रहा था, आखिरकार उसे सब समझ आ चुका था। उसने दादाजी को तो बोला कि वो मेरे लिए खाना लेकर जाएगी, लेकिन असल में वो ये करना नहीं चाहती थी। उसने ये सब दादाजी का दिल रखने के लिए बोला। गर्वित के चेहरे पर चतुर मुस्कुराहट आ गई जब उसने सोचा, क्या झूठ बोला है। वाकई अब अपने छोटे से झूठ को सबकी नजरों में सच दिखाने के लिए वो दोबारा दादाजी से मिलने आई है। खाना तो उसने कार में खाया, यहाँ तक कि डब्बा भी उसने सड़क पर धोया है और घंटे भर कार में ही सोई है और दिखा ऐसे रही है जैसे वो फैक्ट्री गई थी और मेरे साथ खाना खाया है। संजना पहले तो ऐसी नहीं थी। वो जानती है कि मुझे उसे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन वो हमेशा इस बात से अनजान बनती है और फैक्ट्री आने का मौका कभी नहीं छोड़ती। लेकिन आज उसने अचानक कि तभी गर्वित को
7 दिन पहले माधव राज सिंधी के जन्मदिन वाले दिन की घटनाएं याद आने लगी। गर्वित को याद आया कि उस दिन कार में उसके व्यवहार को देखकर वो काफी डर गई थी और डर के मारे बड़बड़ाने लगी थी। कुछ ही पल में गर्वित को आशना के बोल सुनाई देने लगे। प्लीज मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाती हूं मैं हमेशा तुमसे दूर रहूंगी। इन सभी बातों को सोचकर गर्वित की आंखें चमक उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आशना ने जो कुछ भी सड़क पर किया वो उसे नजरअंदाज करने के लिए किया ताकि उसे कोई परेशानी न हो, और ये सब के बारे में उसके दादाजी भी अनजान है। तो आखिर जैसा गर्वित ने चाहा था आशना ने बिल्कुल वैसा ही किया और वो उससे दूर रही। दादाजी, आज अगर आप पोलो खेलने नहीं जा रहे हैं तो हो जाए शतरंज का खेल। आशना ने अचानक बैठक कक्ष में बातों को घुमा दिया। अब क्या होगा आगे? क्या गर्वित अपने अहंकार पर काबू रख पाएगा या बढ़ते हुए बैठक कक्ष जा पहुंचेगा? क्या गर्वित आशना के सारे राज खोल देगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या आशना भी माधव राज सिंधी के जन्मदिन वाली रात का किस्सा बता देगी? आप कहीं न जाना दूर, आगे कहानी में है मजा भरपूर। सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान।